नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। जैसा कि आप जानते हैं, समय समय पर आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां इंडिया की दहाड़ के माध्यम से देते रहते हैं। आज कोरोना काल को लेकर के कॉलेज में जब एडमिशन्स हो रहे हैं, जबकि एक टाइम पीरियड होता है कॉलेज में एडमिशन का, लेकिन आज कॉलेज में एडमिशन की क्या प्रक्रिया है और क्या कॉलेज में एडमिशन टाइम को एक्सटेंड किया गया है या नहीं किया गया, इन सभी बातों की जानकारी के लिए मिलते हैं कॉलेज एसडी कॉलेज के प्राचार्य अनुपम अरोड़ा जी से, और उनसे जानना चाहेंगे ये कि जो कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया है वो किस तरीके की रही अब की बार। नमस्कार सर, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो कॉलेज में एडमिशन हुए हैं अब, उसका क्या प्रक्रिया रही, किस तरीके से अब की बार एडमिशन करवाए गए। देखिए, हरियाणा के सभी जितने सरकारी कॉलेज हैं जी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज हैं और जो स्वपोषित, जिसको सेल्फ फाइनेंसिंग प्राइवेट कॉलेज कहते हैं, जी उन सब में जो 2020-21 सत्र के जितने कोर्सेज हैं उसके प्रथम वर्ष में जी जो एडमिशन का जो प्रोसेस रहा है, ये सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्रोसेस रहा है, जी जिसको हरियाणा सरकार का उच्चतर शिक्षा विभाग, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो कोऑर्डिनेट कर रहा है। और विद्यार्थियों ने पहले आवेदन किया, रजिस्टर किया अपने आप को। जी उसकी अंतिम तिथि 24 सितंबर थी। जी और जब उन्होंने आवेदन किया तो उन्होंने अपने कॉलेज की वरीयता और कोर्स की वरीयता इसके अनुसार आवेदन किया, और तत्पश्चात उनके आवेदन के आधार पर उन्होंने आवेदन किया हरियाणा गवर्नमेंट के पोर्टल पे, एडमिशन पोर्टल पे। जी उसके बाद जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, पहली मेरिट लिस्ट अलग अलग कॉलेज की, उसको डिस्प्ले किया गया। जी और पहली मेरिट लिस्ट में भिन्न जो महाविद्यालय हैं उसमें जिन विद्यार्थियों का भिन्न कोर्सेज में नाम आया, जी उसकी फीस जमा करवाने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर यानी कल थी। जी ठीक है, तो 8 अक्टूबर तक जिन विद्यार्थियों ने अपनी फीस जमा करवा दी, उनका प्रवेश संबंधित महाविद्यालय में हो गया। ठीक है, जी तत्पश्चात पहली मेरिट लिस्ट के बाद जितनी सीटें खाली रह गई, जी भिन्न कोर्सेज में जितनी सीट खाली रह गई, उन सीटों के अगेंस्ट जो है वो सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी। और सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी 10 अक्टूबर को, यानी कल। तो 10 अक्टूबर को सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले होगी, और सेकंड मेरिट लिस्ट में जिन विद्यार्थियों का नाम आएगा वे अपनी फ़ीस को जमा करवा सकते हैं सेकंड मेरिट लिस्ट की 12 अक्टूबर तक। जी तो उनको समय मिलेगा। और सेकंड मेरिट लिस्ट यानी 12 अक्टूबर तक फीस जमा करवाने के पश्चात भी जो सीट खाली रह जाएंगी, जी वो ओपन काउंसलिंग के लिए सीट होंगी। और ओपन काउंसलिंग क्या होती है वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जी विद्यार्थियों को थोड़ा संशय भी है, थोड़ा भ्रम भी है, और हमसे भी फ़ोन पे बात कर रहे हैं, क्योंकि गत वर्षों में जो दूसरी मेरिट लिस्ट के बाद भी सीट खाली रह जाती थी, उस काउंसलिंग का नाम फिजिकल काउंसलिंग होता था। जी और फिजिकल काउंसलिंग में विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से संबंधित महाविद्यालय में उपस्थित होते थे। जी और प्रातःकाल एक निश्चित समय पर, मान लीजिए कि 10 बजे, जितने विद्यार्थी उपस्थित होते थे उनकी लिस्ट बनाई जाती थी उपस्थित विद्यार्थियों की, जी और उनकी वहीं तुरंत मेरिट बनाई जाती थी, जी और उपस्थित विद्यार्थियों को उनकी मेरिट के आधार पर तुरंत प्रवेश दे दिया जाता था। जी अगला दिन होता था, दोबारा से फिजिकल काउंसलिंग होती थी। तो पिछले सालों की फिजिकल काउंसलिंग में प्रतिदिन एडमिशन होता था उपस्थित विद्यार्थियों का। जी लेकिन कोविड के कारण जो हरियाणा सरकार उच्चतर शिक्षा विभाग ने योजना बनाई है, ये फिजिकल काउंसलिंग नहीं होगी, इसे ओपन काउंसलिंग कहा है। और ओपन काउंसलिंग में भी ओपन मेरिट लिस्ट कहा है। इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी कि 13 तारीख के बाद, जी यानी 12 तो अंतिम तिथि है दूसरी मेरिट लिस्ट की फीस जमा करवाने की, जी तो 13 तारीख के बाद, 13 तारीख से और 13 के बाद की बात कर रहे हैं, जी वो विद्यार्थी जिनका नाम ना तो पहली मेरिट लिस्ट में आया, ना ही दूसरी मेरिट लिस्ट में आया, अर्थात उनकी मेरिट जो प्रतिशत थी वो थोड़ी कम थी, तो सेकंड मेरिट लिस्ट की जो कट ऑफ थी उससे भी कम परसेंटेज के जो विद्यार्थी थे, जिनका ना तो पहली में आया ना दूसरी मेरिट लिस्ट में आया, वो विद्यार्थी। दूसरे वो विद्यार्थी कि जिनका पहली मेरिट लिस्ट और दूसरी मेरिट लिस्ट में नाम तो आया, लेकिन वो फीस जमा नहीं करवा पाए, दूसरी कैटेगरी ये। और तीसरी ये कि वे विद्यार्थी जो आवेदन ही नहीं कर पाए, जी वो भी अब आवेदन कर पाएंगे। तो 3 श्रेणियां हो गई। एक तो जिनका नाम नहीं आया, आवेदन किया हुआ था, जी और एक जिनका नाम आया लेकिन फीस जमा नहीं करवाई, दूसरी कैटेगरी है। तीसरी वो जो अब अप्लाई कर पाएंगे। ये तीनों के तीनों जो कैटेगरी हैं, ये ओपन मेरिट लिस्ट के लिए कंसीडर किए जाएंगे। और ओपन मेरिट लिस्ट, जो पहली ओपन मेरिट लिस्ट होगी, उसका डिस्प्ले किया जाएगा
23 अक्टूबर को। जी तो 23 अक्टूबर को डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट ओपन मेरिट लिस्ट है, जिसमें ये 3 श्रेणियां जो बताई, जी इसमें जो कैंडिडेट्स होंगे इनके मेरिट के आधार पर फर्स्ट ओपन मेरिट लिस्ट को डिस्प्ले किया जाएगा 23 तारीख को। जी वो भी जो ओपन मेरिट लिस्ट होगी, वो जो हमारा एडमिशन पोर्टल है उसके माध्यम से ही ओपन मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले होगी। जी और विद्यार्थी महाविद्यालय में जैसे पहली और दूसरी मेरिट लिस्ट की डिस्प्ले हुए हैं, विद्यार्थी महाविद्यालय में नहीं आए हैं, वो आने पर निर्भर नहीं रहे हैं, उनका अनावश्यक नहीं रहा है। फीस की प्रक्रिया भी जो रही है ऑनलाइन रही है। किसी भी महाविद्यालय में सरकार के निर्देश के अनुसार विद्यार्थियों ने महाविद्यालय के काउंटर पर फीस जमा नहीं करवाई है। जी ये सख्त निर्देश थे कि कोई भी महाविद्यालय अपने काउंटर पर फीस नहीं लेगा और फीस ऑनलाइन के माध्यम से ही जमा कराई जाएगी। तो जितने विद्यार्थियों ने अब तक प्रवेश लिया और जो आगे प्रवेश लेंगे वो ऑनलाइन से फीस जमा करवाएंगे। उसके लिए फीस का सॉफ्टवेयर जो है गवर्नमेंट के एडमिशन पोर्टल पे वो चल रहा है सारा का सारा। तो 23 तारीख को जो पहली ओपन मेरिट लिस्ट लगेगी, उसमें जिन विद्यार्थियों का नाम आएगा वो ऑनलाइन के माध्यम से फीस जमा करवा के अपना एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे मान के चलते हैं कि उसके पश्चात भी कुछ सीटें कुछ कोर्सेज में खाली रह जाती हैं, तो फिर दोबारा से ओपन मेरिट लिस्ट लगेगी और जो दूसरी ओपन मेरिट लिस्ट लगेगी वो लगेगी 28 तारीख को। और 28 तारीख को जो दूसरी ओपन मेरिट लिस्ट लगेगी उसमें जिन विद्यार्थियों का नाम आएगा वो अपनी फ़ीस जमा करवा सकते हैं 30 अक्टूबर तक। तो अब तक जो हमें शेड्यूल हरियाणा सरकार उच्चतर शिक्षा विभाग से प्राप्त हुआ है, तो 2 रेगुलर मेरिट लिस्ट के बाद 2 ओपन मेरिट लिस्ट का प्रावधान है। एक 23 को लगेगी और एक 28 को लगेगी। पहली जो 23 को लगेगी उसकी फ़ीस जमा करवा सकते हैं विद्यार्थी 26 तक, दूसरी 28 को लगेगी उसकी फ़ीस जमा करवा सकते हैं 30 अक्टूबर तक। इसके पश्चात भी कुछ सीट खाली रह जाती हैं, तो कुछ ना कुछ निर्णय जो हरियाणा सरकार लेगी उसका हम पालन करेंगे। तो सर ये तो हुआ एडमिशन की प्रक्रिया को लेकर के। जैसा कि अभी आपने बताया कि ऑनलाइन आवेदन, सब बच्चे शायद ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाते, कई दिक्कतें आती हैं। क्या ऐसे कुछ विद्यार्थी आपके पास आए या फ़ोन आया उनका जिनको काफ़ी परेशानियां हुई ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अपने एडमिशन के लिए? देखिए ऐसा ना हमारा थोड़ा ये मानना होता है जब हम योजना बनाते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं जी कि भाई कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के होंगे, जी जिनके पास कुछ आर्थिक विषमता के कारण स्मार्टफोन नहीं होंगे, जी जिनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगी, वे आवेदन से वंचित रह जाएंगे, या यदि वो आवेदन कर देंगे तो फीस कैसे जमा कराएंगे। जी ये कुछ इस तरह की गणनाएं, इस तरह की जो एक विचार जब हम योजना बनाते हैं, इस तरह के आइडियाज़ ओपिनियंस आते हैं। जी मेरी अपनी सोच ये है कि आज के तकनीकी युग में ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एज है, और जब से कोविड आया है सभी के सभी परिवार भी और सभी के सभी व्यक्ति भी कहीं ना कहीं अपने रोज़मर्रा के लिए, कामकाज के लिए जो तकनीक का उपयोग नहीं भी कर रहे थे, वो तकनीक के उपयोग पर निर्भर हैं। और जब कोई काम मतलब आवश्यक रूप से, जिसे कहते हैं, सिर पर पड़ता है, जी ठीक है, उद्देश्य पूर्ति के लिए जब काम को एक ही तरीके से करना आवश्यक होगा, तो हम उस काम को सीख भी लेते हैं, जान भी लेते हैं और उतनी टेक्नोलॉजी हम उपलब्ध भी करा लेते हैं। तो आज के दिन में इंटरनेट और स्मार्टफोन कोई 1 लाख का नहीं है। स्मार्टफोन 8-8 हज़ार 7-7 हज़ार से जो हैं ये बिकने मिलने शुरू हो जाते हैं। जी तो सभी विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन की सुविधा है और सभी विद्यार्थियों के पास इंटरनेट की सुविधा है। और जिनके पास ये सुविधा नहीं भी थी, वो जो CSCs हैं जितने गाँव के अंदर हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स वगैरह हैं, ऐसी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं। और हमसे जिन्होंने संपर्क किया, हमने उन्हें सूचना भी प्रेषित की कि आप जो CSCs हैं वहाँ जाकर आवेदन भी कर सकते हैं, वहाँ की फैसिलिटी को यूज़ करके। जी और फीस भी आप जमा करवाना चाहते हैं तो वहाँ जाके आप फीस जमा करवा सकते हैं। तो क्योंकि स्मार्टफोन नहीं था या इंटरनेट नहीं थी, इस वजह से, इस कारण से कुछ विद्यार्थी वंचित रहे होंगे। मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ, जी। या इस कारण से फीस जमा नहीं करवा पाए होंगे, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। कुछ कठिनाई अवश्य आई होगी कुछ विद्यार्थियों को, जी। ऐसा नहीं कि कठिनाई नहीं आई होगी, कठिनाई आई भी होगी तो उसका समाधान उनको अवश्य प्राप्त हुआ होगा, क्योंकि समाधान सुलभ था, जी समाधान सुलभ उपलब्ध था प्रत्येक स्थान पर, गांव में भी और शहर के अंदर भी। तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम संशय करें कि उन्हें किसी प्रकार की कोई इसमें कठिनाई आई हो जाए। सर, एक आपने ये बोला कि जिनका 2 बार लिस्ट में नाम नहीं आया या किसी वजह से वो अपने फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए या फीस जमा ना करवाने की वजह से तीसरी लिस्ट में उनका नाम आता है, उसमें अपनी फ़ीस जमा करवाते हैं, तो क्या उसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेज भी लिए जाएंगे या जो फीस सरकारी है वही ली जाएगी? देखिए, इस सारे प्रवेश प्रक्रिया में कहीं पर भी किसी भी लेट फी का कोई प्रावधान नहीं है। जी बहुत ही मतलब हरियाणा सरकार ने बहुत ही बड़ा सेंसिटिव, संवेदनशीलता से कि ये कोविड का समय है और कोई अनावश्यक आर्थिक बोझ विद्यार्थियों या उनके अभिभावकों पर ना पड़े, बहुत ही अच्छा निर्णय हरियाणा सरकार ने लिया। हमारे उच्चतर शिक्षा विभाग, हमारे जो महानिदेशक हैं
अजीत बालाजी जोशी जी IAS के इस 20-21 सत्र में किसी भी कोर्स में फीस की वृद्धि नहीं की गई है। जो 19-20 सत्र में फीस थी वही फीस 20-21 में ली जा रही है, जबकि विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार प्रावधान थे फीस को बढ़ाने के, लेकिन हरियाणा सरकार ने फीस को बढ़ाने की अनुमति नहीं दी। तो यह भी एक प्रत्यक्ष सहयोग है अभिभावकों को और विद्यार्थियों को, और खासतौर पर कोविड के समय में जब सारी व्यवस्था थोड़ी चरमराई है, जो फैमिलीज़ हैं उनकी इकोनॉमी जो है थोड़ा थोड़ा सबको समस्या आई है, तो फीस को न बढ़ाना ये विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष एक लाभ है, एक बात जो है। और दूसरा जो है लेट फीस नहीं ली, न केवल लेट फीस नहीं ली है, गत वर्षों तक जब विद्यार्थी आवेदन करता था तो प्रत्येक विद्यार्थी को 150 रुपया जो है आवेदन का शुल्क देना होता था, जिसमें से 150 रुपये में से कुछ भाग तो कॉलेज को प्राप्त होता था और कुछ भाग हरियाणा सरकार को उच्चतर शिक्षा विभाग को प्राप्त होता था। ठीक है, तो इस बार आवेदन के लिए भी जो 150 रुपये का शुल्क था वो विद्यार्थियों से नहीं लिया गया है, तो निःशुल्क आवेदन किया गया है, जबकि आवेदन का शुल्क पिछले सालों तक होता था। ये प्रत्यक्ष लाभ दिया है, सहयोग किया है, और फीस में वृद्धि बढ़ोतरी नहीं की है, ये भी प्रत्यक्ष लाभ दिया है। तो कहीं लेट फीस नहीं है, कहीं कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, हर प्रकार से विद्यार्थियों को सरकार की ओर से, महाविद्यालयों की ओर से सहयोग किया जा रहा है। और महाविद्यालय अपने स्तर पर विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी प्रतिशत के आधार पर, मेरिट के आधार पर स्कॉलरशिप्स का भी प्रावधान किया है। जैसे हमारा STPG कॉलेज पानीपत है, और हमारा ये हमारे महाविद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए। 50 वर्ष के पश्चात जो एक गोल्डन जुबली का समारोह होता है, कोविड के कारण आयोजित नहीं कर पाए, लेकिन हमने उसका लाभ अपने विद्यार्थियों को दिया है। जो हमारे मेधावी छात्र छात्राएँ आ रहे हैं, तो उनमें प्रतिशत के आधार पर हमने कि 60 से 65% तक यदि अंक हैं तो हम विद्यार्थी को इतना STPG कॉलेज गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप जो है, स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति के रूप में हम उसे कुछ राशि देंगे। ऐसी 65 से 70% है, 70 से 75 है, 90 से 95 है। इसी प्रकार से जो स्लैब्स हैं हमने उनको छात्रवृत्तियाँ अपने छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए इस बार घोषित भी की हैं, और उन्हें हम प्रदान कर रहे हैं, इंसेंटिव प्रदान कर रहे हैं उनको जो है। सर, एक क्वेश्चन ये है कि जब एक समय अप हो जाता है, एडमिशन का समय ऊपर हो जाता है, तो जो विद्यार्थी आपके पास आते हैं उन्हें उनके चुनिंदा जो विषय है, सब्जेक्ट्स हैं, वो नहीं मिल पाते। क्या ऐसा अब की बार भी कुछ होगा? देखिए, बात ये कि कोई भी जो प्रणाली प्रक्रिया होती है उसमें अनुशासन होता है, क्रम भी होता है और अनुशासन भी होता है। तो जैसे पहले आवेदन की तिथि थी, तत्पश्चात पहली मेरिट लिस्ट, उसकी फ़ीस, सेकंड मेरिट लिस्ट, उसकी फ़ीस, और ओपन, इस प्रकार से जिन विद्यार्थियों ने पहली और दूसरी मेरिट लिस्ट के माध्यम से किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया एक बार, वे विद्यार्थी जो ओपन मेरिट लिस्ट है उसमें भाग नहीं ले पाएंगे। ओपन काउंसलिंग के अंदर वो प्रवेश ले चुके। अब जिन विद्यार्थियों ने कुछ ऐसे सब्जेक्ट कम्बिनेशन में प्रवेश ले लिया जिनमें उनकी रुचि नहीं है जी, या जब उन्होंने आवेदन किया, ठीक है, उनकी रुचि से परिचय नहीं था जी, या उन्हें रुचि तो स्पष्ट थी, लेकिन जिसका उन्होंने सहयोग लिया आवेदन करते हुए, तो जब उसको सबमिट किया तो कुछ और सबमिट हो गया जी। इस प्रकार का कुछ यदि विद्यार्थियों की तरफ से आवेदन होगा तो उसका प्रावधान है कि विषय यदि परिवर्तित करने हैं कोर्स में तो उसका प्रावधान है, एडमिशन प्रोसेस में उसका प्रावधान है। उसकी तिथियां निश्चित हैं, वो 1 नवंबर से होगा कार्य जो है। तो सर, लास्ट एंड फाइनल एक क्वेश्चन है कि आपके कॉलेज में ऐसी क्या सुविधाएं हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं आपके कॉलेज में एडमिशन ले, क्योंकि सुविधाओं के ऊपर हर इंसान निर्भर रहता है। तो क्या कुछ नए यहाँ पे सुविधाएं छात्र छात्राओं को दी जा रही हैं जो मतलब रोचक हों, जो अपनी तरफ आकर्षित करे छात्रों को? देखिए, किसी भी इस संस्था में जो गतिविधियां होती हैं उनको आप 3 क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो एकेडमिक्स होता है, वहाँ का शैक्षणिक जो होता है, जो पढ़ाई होती है जी। दूसरा वहाँ जो सांस्कृतिक, अन्यतर सांस्कृतिक गतिविधियाँ, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी होती हैं जी। तीसरा वहाँ का क्रीड़ा का जो क्षेत्र है, स्पोर्ट्स होता है, ठीक है। STPG कॉलेज पानीपत एक बहुत ही पुराना कॉलेज है, 50 वर्ष पूरे बताया मैंने आपको भी जो है, और महाविद्यालय में प्रत्येक क्षेत्र में समुचित प्रबंध है सभी व्यवस्थाओं का। यह महाविद्यालय, यहाँ MSc फिजिक्स का कोर्स चल रहा है जो पूरे पानीपत में या करनाल में भी किसी और महाविद्यालय में नहीं है। पूरे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग के अतिरिक्त यह कोर्स MSc फिजिक्स का चुनिंदा कुछ पूरे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 2-3 महाविद्यालयों में है। ऐसी MSc केमिस्ट्री चल रहा है, वो भी पानीपत शहर में उपलब्ध नहीं है कोर्स। MSc मैथमेटिक्स भी है, MCOM भी है, MA इकोनॉमिक्स भी है, MA इंग्लिश भी है, MSc कंप्यूटर साइंस की ओर भी ध्यान दे रहे हैं। अर्थात
जिस विषय में आपके महाविद्यालय में स्नातकोत्तर तक शिक्षा उपलब्ध होगी, तो आप समझें स्नातक स्तर की शिक्षा भी बहुत परिपक्व होगी। आप स्नातकोत्तर तक की सुविधा यदि दे रहे हैं तो स्नातक का विभाग भी उस शिक्षा में बहुत परिपक्वता होगी। वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वहाँ का जो इक्विपमेंट होगा, उपकरण, वहाँ का जो टीचिंग रिसोर्स होगा, ठीक है, वो लगभग परफेक्ट होंगे। और गत अनेक वर्षों से जब से महाविद्यालय में हम ये स्नातकोत्तर जितने अपने कोर्सेज जो हैं हमने प्रारंभ किए हैं, उससे हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग हुई है। उससे महाविद्यालय में अनुसंधान का, शैक्षणिक अनुसंधान का, रिसर्च का एनवायरनमेंट बना है, क्योंकि जब पीजी एजुकेशन होती है तो रिसर्च ओरिएंटेड होती है। महाविद्यालय में गत 8 वर्षों में लगभग 12 राष्ट्रीय संगोष्ठियां हो चुकी हैं हरियाणा सरकार के अनुदान से, नेशनल कॉन्फ्रेंसेस, जिसमें हज़ारों जो शोधार्थी और शिक्षक और विद्यार्थी हैं वो भाग ले चुके हैं। तो शैक्षणिक क्षेत्र में महाविद्यालय में सभी कोर्स से संबंधित जो है संपूर्ण सुविधा है। बहुत अच्छा जो है वो कलेक्शन है, संग्रह है महाविद्यालय की लाइब्रेरी में। पूरे के पूरे कॉलेज में शिक्षकों के लिए भी और विद्यार्थियों के लिए इंटरनेट की फैसिलिटी है, यानी जिसे आप वाईफाई कहते हैं, ठीक है। और क्रीड़ा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इस महाविद्यालय के विद्यार्थी जो हैं अपना परचम लहरा चुके हैं गत अनेक वर्षों से। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में यूथ फेस्टिवल या लिटरेरी फेस्टिवल एक सप्ताह के महाविद्यालय में आयोजित किए हैं, ठीक है, और प्रकाशित भी होते रहे हैं, उनका बहुत प्रचार भी हुआ है। और राष्ट्रीय स्तर के जो बहुत ही एमिनेंट जो लिटरेरी पर्सनैलिटीज़ हैं साहित्य के क्षेत्र से और विज्ञान के क्षेत्र से, वो महाविद्यालय में पधार चुके हैं, विद्यार्थियों को मार्गदर्शन कर चुके हैं। सभी क्षेत्रों में सुविधा है, अच्छी व्यवस्था है महाविद्यालय में। और दूसरा यह जो सत्र 2020-21 का होने वाला है, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि 2020-21 के सत्र में अब जो ये शिक्षा प्रारंभ होगी वो ऑनलाइन के माध्यम से होगी, ठीक है। किस समय सरकार की ओर से निर्देश होगा या आदेश होगा या व्यवस्था होगी या अनुमति होगी कि वो विद्यार्थियों को महाविद्यालय में प्रवेश की अनुमति दें, कि विद्यार्थी फिजिकली यहाँ आ सकें, शिक्षकों से बात कर सकें, मार्गदर्शन ले सकें, ठीक है। या कुछ कक्षाएं जो हैं महाविद्यालय में जैसे पहले होती थी, ठीक है, जिस प्रकार पहले महाविद्यालय चलता था कि फिजिकल क्लासेस होती थी, ठीक है, उस प्रकार से महाविद्यालय चले, वो थोड़ा अनिश्चित है फिजिकल क्लासेस के दृष्टिकोण से। लेकिन शीघ्र ही अगले 2-3 दिन में जो प्रमोशनल स्टूडेंट्स हैं सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, उनका ई क्लासेस जो है, ई एजुकेशन, वो प्रारंभ हो जाएगी। और जो प्रथम वर्ष में प्रवेश ले रहे हैं, जैसे ये प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होगी या एडवांस स्टेज में होगी, उनका भी जो ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ हो जाएंगी। और ये जो ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था हमने महाविद्यालय में की है, ये व्यवस्था ये नहीं है कि भाई मैंने अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया, शिक्षक ने लेक्चर को रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करके उसको व्हाट्सएप पे हमने लेक्चर को सेंड कर दिया। ये भी एक तरीका है, अतीत में ये तरीका अपनाया भी गया है जब लॉकडाउन हुआ था और कोई विकल्प नहीं था, शिक्षक भी घर था, विद्यार्थी घर थे, ठीक है। शिक्षक के पास जितनी भी टेक्नोलॉजी थी वो घर पर ही उपलब्ध थी, उसमें वो रिकॉर्ड करता था मोबाइल पर और व्हाट्सएप के माध्यम से वो उसको सेंड कर देते थे विद्यार्थियों को ग्रुप बना के। अब हम क्योंकि इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली नियोजित तरीके से कर रहे हैं, महाविद्यालय खुल चुका है, स्टाफ यहाँ आ रहा है, तो हमने अपने महाविद्यालय में 25 जो हैं 25 हमने ई लेक्चर थिएटर्स हमने डेवलप किए हैं। ई लेक्चर थिएटर में क्या होगा, उसमें हेडफोन है और साथ में माइक्रोफोन है जो शिक्षक के पास होगा, और उसका जो आउटपुट होगा वो सीपीयू में जाएगा। सामने एक वेबकैम लगा हुआ है जो वीडियो शूट कर रहा है, उसका आउटपुट सीपीयू में जाएगा। सीपीयू में माइक्रोसॉफ्ट का जो टीम ऐप है वो इंस्टॉल्ड है और इंटरनेट का वहाँ प्रावधान है, इंटरनेट कनेक्टेड है। उस माध्यम से जितनी की पूरी जो क्लास के विद्यार्थी हैं, यानी मान लीजिएगा एक सेक्शन 80 विद्यार्थियों का है, तो 80 के 80 विद्यार्थी उस समय उस शिक्षक से ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। और ये जो लेक्चर जा रहा है वो लाइव जा रहा है वो जब शिक्षक बोल रहा है, वो लेक्चर दे रहा है, शिक्षक बोर्ड पे पढ़ा रहा है, वो अपने शिक्षक को देख भी रहे हैं, वो बोर्ड पे जो लिख रहा है उसको भी देख रहे हैं, वो उसको सुन भी रहे हैं। तो जैसे क्लास चला करती है वैसी क्लास जा रही है, और ये रिकॉर्डेड नहीं है, ये लाइव क्लास जा रही है माइक्रोसॉफ्ट के टीम ऐप के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से। साथ में उस लेक्चर को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, उसको यूट्यूब पर भी डाला जाएगा, विद्यार्थियों को व्हाट्सएप से भी शेयर किया जाएगा कि कुछ एक विद्यार्थी जो उस समय उस क्लास से वंचित रह गए, अटेंड नहीं कर पाए उसको, तो बाद में उनको वो लेक्चर उपलब्ध रहे, उसकी रिकॉर्डिंग का भी प्रावधान है, वो कार्य भी करेंगे। तो लाइव क्लासेस होंगी। हम 25 ई लेक्चर थिएटर्स डेवलप कर चुके हैं और भी जितनी आवश्यकता होगी वो हम करेंगे। तो अर्थात कहने का ये कि कोविड ने पूरे विश्व को, मानवता को
हिला के रख दिया, झकझोर के रख दिया, लेकिन जीवन तो चलता ही है। ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं, एपिडेमिक्स आते हैं, पेंडेमिक्स आते हैं, प्राकृतिक आपदाएं, विपत्तियाँ आती हैं, लेकिन जीवन तो एक प्रवाहमान है, जीवन तो चलता है। और जब जीवन प्रवाहमान है तो कुछ ना कुछ टेढ़े मेढ़े रास्तों से कुछ ना कुछ मार्ग ऐसा प्रशस्त होता ही होता है, कुछ समाधान सामने आते ही आते हैं। इस कोविड ने एक शिक्षा के क्षेत्र में एक हम यूँ कहें कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, बदलाव आया, एक क्रांति आई। और जो आईटी के टूल्स थे, जिनको हम अपने सामान्यतः हम जैसे जो कॉलेज थे, जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं जहाँ बीटेक पढ़ाई जा रही है, एमबीए पढ़ाया जा रहा है, जो मेट्रोपॉलिटन्स हैं, दिल्ली के कॉलेजेस हो गए, वहाँ आईटी के टूल्स को पहले भी नॉर्मली पिछले कई सालों से वो भरपूर इसको जो है इसका प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र में जो ये आईटी के टूल्स हैं, उपकरण हैं, आईटी को बहुत ज़्यादा हमने अपनी एजुकेशन से इंटीग्रेट नहीं किया। तो अब जो जिस प्रकार की कोविड से परिस्थिति बनी है, हम आईटी के प्रयोग पर निर्भर हुए हैं और इसका कोई और विकल्प नहीं है। और अब हमें लग रहा है ये सब करने के पश्चात कि हमें इस आईटी को अपनी एजुकेशन से बहुत पहले इंटीग्रेट कर लेना चाहिए था। हम अपने एजुकेशन डिलीवरी को और इफ़ेक्टिव और जो है इसको सशक्त बना सकते थे। तो एक जिसे कहते हैं कि न्यू डायमेंशन एक क्रिएट हुई है आईटी को एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट करने से। जब ये लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था तो थोड़ा विद्यार्थी भी और टीचर्स भी, उनके लिए पहला अनुभव था हमारा, और थोड़ा जैसा उसमें एडजस्ट होने में, एक्लिमेटाइज होने में थोड़ा समय लगता है, अपने आप को ढालने में। आज 5-6 महीने के पश्चात जो हैं हमारे जो टीचर्स हैं वो भी एक्सपर्ट हो चुके हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ई कंटेंट को रिसीव करने के लिए एक्सपर्ट्स हो चुके हैं। तो ये जो सारा हमारा सत्र चलेगा, जब तक सरकार पुनः फिजिकल क्लासेस की पूरी तरह अनुमति नहीं देगी, हमने अपने कैंपस को, अपने शिक्षकों को, अपने विद्यार्थियों को पूरी तरह से आईटी की हेल्प से ई एजुकेशन के लिए तैयार कर लिया है। तो सर मैसेज क्या देना चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप एक प्राचार्य हैं कॉलेज के, तो एक मैसेज ज़रूरी है उनके लिए ताकि स्टूडेंट्स जो हैं लागर्जी ना बरतें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटली रख सकें। देखिए, मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा। एक तो जो प्रथम वर्ष में जो विद्यार्थियों का प्रवेश हो रहा है, उनका परीक्षा परिणाम घोषित हुए 2-2.5 महीने हो चुके। वो दीर्घ काल से प्रतीक्षा कर रहे थे इस प्रवेश की, एडमिशन्स की जो है, थोड़ा सा समय लगा कोविड की वजह से। अब प्रवेश प्रक्रिया चल भी रही है और 15-20 दिन में सब एडमिशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा। विद्यार्थियों को थोड़ा सा ये संशय है कि क्योंकि हमारा एडमिशन जो है थोड़ा सा लेट हुआ, तो क्या हमें एजुकेशन के लिए, आगे शिक्षा के लिए पर्याप्त समय मिलेगा या नहीं मिलेगा। यह एक थोड़ा सा भ्रम सभी विद्यार्थियों में है। तो मैं संदेश पहला तो ये देना चाहूँगा, संपूर्ण जो एक योजना, जो एक आप ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, जिन्होंने ये योजना बनाई एडमिशन की और कोविड की वजह से जो देरी हो रही है हुई, इस सब का जो योजनाकार हैं सब ने आकलन किया है। और ऐसी व्यवस्था जब विद्यार्थियों का ये एक लेक्चर्स प्रारंभ होंगे, शिक्षा जो फॉर्मली औपचारिक रूप से, विद्यार्थियों को इसका पर्याप्त समय मिलेगा और टाइम टेबल को ऐसे बनाया जाएगा कि जितना सिलेबस है उस कोर्स का, उस विषय का, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी। प्रत्येक जो उसका टॉपिक होगा उस विषय का, ठीक है, उसके साथ न्याय किया जाएगा। इसमें हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। और परीक्षा तक विद्यार्थियों का जो सिलेबस होगा, पाठ्यक्रम होगा, उसे हम पाठ्यक्रम को पूरा भी करेंगे। और परीक्षा से पहले क्वालिटेटिवली, गुणवत्तापूर्वक जो है उस पाठ्यक्रम को पूरा करेंगे। विद्यार्थी इस संशय में ना रहें कि भी क्योंकि एडमिशन प्रोसेस लेट हो गया तो पढ़ाने में भी जल्दबाजी होगी, एग्जामिनेशन लेने में जल्दबाजी होगी। किसी काम में कोई जल्दबाजी नहीं होगी। थोड़ा सा हम देरी से शुरू तो हो रहे हैं, लेकिन योजना ऐसी बनाई है कि ना तो कोई जल्दी होगी और काम भी आराम से, धीरे धीरे सारा काम, सहज सारा काम पूरा होगा। वो सब कुछ सामने आ जाएगा समय के साथ जब ये शिक्षा का कार्य प्रारंभ होगा। एक बात। दूसरी बात, विद्यार्थियों से को जो संदेश देना चाहेंगे कि ये कोविड के जो केसेस हैं, अब समाचार पत्रों में हम पहले पढ़ते थे कि कोविड के केसेस दिन प्रतिदिन उसमें वृद्धि थी और पूरे देश में एक ऐसा आंकड़ा भी आया कि एक दिन में केसेस 1 लाख के करीब पहुंच गए, 1 लाख से ज़्यादा भी हो गए। अब वो एक डिक्लाइन आ रही है। अब जो केसेस हम पढ़ रहे हैं, प्रतिदिन के जो केस हैं प्रत्येक शहर में, उसमें थोड़ी थोड़ी कमी आ रही है। लेकिन साथ में हम ये भी पढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन अखबारों के अंदर कि कोविड के कारण प्रत्येक शहर में एक दो लोगों की मृत्यु भी हो रही है। तो कोविड को क्योंकि केसेस डिक्लाइन कर रहे हैं,
कम हो रहे हैं, हमें कोविड के प्रति हम सचेत ना रहें, गंभीर ना रहें, ये मानते हुए कि अब ये डिक्लाइनिंग फेस में आ गया, ये ठीक नहीं होगा। कोविड के प्रति हमें उतना ही सचेत रहना पड़ेगा जितना सचेत हम पहले थे। हमें गंभीर रहना पड़ेगा, हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और जो मास्क का प्रयोग हम देख रहे हैं, जो युवा हैं, युवा वर्ग है विशेष रूप से, इनका स्वास्थ्य युवाओं का अच्छा होता है, शरीर में ऊर्जा का स्तर अच्छा होता है, ठीक है, ये कम बीमार पड़ते हैं, इनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, इसलिए बहुत गंभीर नहीं होते। और हम सड़कों पे और चौराहों पे कई बार बाइक पे इन युवाओं को बिना मास्क के देखते हैं। थोड़ा सा जो मार्गदर्शन देना चाहिए, जो उचित होता है, वो भी करते हैं। लेकिन अब आपके माध्यम से सैकड़ों हज़ारों युवाओं तक और सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों तक ये बात जा रही है, तो सबसे निवेदन है अपना ध्यान रखें। सभी जो सावधानियां आवश्यक हैं कोविड के लिए, उनको हमें बरतना चाहिए। अभी कोविड का संकट से हम उभरे नहीं हैं, थोड़ा सा डिक्लाइन में आया है, फिर लापरवाही करेंगे तो फिर से वापस वहीं दूसरी लहर में वहीं लौट जाएंगे। और अपने जीवन के प्रति हमें संवेदनशील रहना चाहिए और औरों के जीवन के प्रति भी संवेदनशील रहना चाहिए। एसिम्प्टोमेटिक केसेस बहुत हो गए हैं। एसिम्प्टोमेटिक अर्थात कि व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है, उसको ये जानकारी नहीं है कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, क्योंकि उसको इतने हल्के लक्षण है कि उसको महसूस नहीं हो रहा। लेकिन जब वो किसी और के साथ इंटरेक्ट करता है, किसी और के साथ बात करता है, उसके समीप खड़ा होता है और उस व्यक्ति से जो एसिम्प्टोमेटिक है कोविड दूसरे को हो जाता है, तो दूसरे व्यक्ति को जो लक्षण आएंगे उसकी इम्यूनिटी के अनुसार आएंगे। तो एक व्यक्ति को कुछ नहीं हो रहा लेकिन दूसरे की जान भी जा सकती है। तो अपने प्रति भी संवेदनशील रहें और दूसरे के प्रति भी संवेदनशील रहें, ये एक संदेश जो है हम सभी को देना चाहेंगे। धन्यवाद सर। तो देखिए, ये थे हमारे साथ एसडी कॉलेज के प्राचार्य अनुपम अरोड़ा जी, जिन्होंने बखूबी बताया कि कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने की प्रक्रिया क्या है। और उन्होंने यह भी बताया कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए कॉलेज के अंदर भी जो कॉलेज प्रशासन है उन्होंने भी बड़ा अच्छा निर्णय लिया, क्योंकि एसडी कॉलेज अपने 50 साल पूरे कर चुका है और अपनी स्वर्ण जयंती में जो इन्होंने यहाँ पर स्टाफ या स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके, लोगों को इकट्ठा करके अपनी स्वर्ण जयंती मनानी थी, उस स्वर्ण जयंती का भी लाभ इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को दिया है। यहाँ पर दाखिला लेने वाले बच्चों को उनके क्रमांक अनुसार, उनके नंबरों के हिसाब से, जिसके जितने ज़्यादा परसेंटेज हो गए उसी हिसाब से उसमें उनको थोड़ा फीस में जो है कमी दी जाएगी, उसी हिसाब से उनकी फीस कम ली जाएगी। यह एक कंसेशन है इनके लिए। उधर से हरियाणा सरकार द्वारा भी जो 150 रुपये फीस ली जाती थी, उस फीस का जो हिस्सा था कुछ कॉलेज में जाता था, कुछ जो सरकार को जाता था, वो बेनिफिट भी सरकार द्वारा स्टूडेंट्स को दिया गया है। तो एक बहुत अच्छा जो निर्णय लिया है कॉलेज प्रशासन ने और हरियाणा सरकार ने, बहुत ही सराहनीय कदम है। उसके साथ साथ इन्होंने बताया कि किस तरह में कॉलेज में मतलब क्या क्या फैसिलिटीज स्टूडेंट को दी जाएंगी, उसके जरिए स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट होंगे इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, वो भी प्राचार्य जी ने बड़े अच्छे ढंग से बताया। और उन्होंने जाते जाते एक संदेश भी दिया है, खास तौर के युवाओं को। युवा जो हैं खास तौर पर मास्क का उपयोग नहीं करते हैं और अपनी एक्टिविटीज़ इस तरीके से रखते हैं कि जैसे वो अपनी सेहत के प्रति बिल्कुल लापरवाह हैं। तो उन्होंने मैसेज दिया है कि युवाओं को चाहिए अपने प्रति संवेदनशील तो रहे ही रहें, दूसरों के प्रति भी संवेदनशील रहें और सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए इस कोविड-19 की बीमारी को अन्यथा न लेते हुए, ये मत सोचिए कि बीमारी जो है ख़त्म हो गई। बीमारी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है, सिर्फ उसने अपना थोड़ा रूप जो है उग्र की जगह थोड़ा शांत कर लिया है। तो ये शांत होने का मतलब ये नहीं है कि बीमारी खत्म हो गई है। इसीलिए सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए कोविड-19 से बचाव किया जा सकता है। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, पानीपत।